The company law. The contents in this presentation are the history of company law, meaning and nature of company with emphasis on advantages and disadvantages, kinds of companies, corporate personality, promotion of companies, memorandum of association, meaning and nature between the two, and object clauses and doctrine of ultravires, prospectus, membership of company. हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया. जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कंपनी लेजिस्लेशन की इंडिया में, तो ये मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. और दो पहला कंपनी लॉ इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 ये इनैक्ट हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल इरा में. बट ये जो एक्ट था ये बहुत इनएडिक्वेट था और इसमें सारी सफिशेंट रेगुलेशंस कंपनीज की प्रोवाइड नहीं की गई. 1882 में इंडियन कंपनीज एक्ट बना. इसने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. और ये एक्ट अमेंड हुआ, बहुत बार अमेंड हुआ, बट स्टिल इट हैड सेवरल शॉर्टकमिंग्स. दोबारा नेक्स्ट जो मेजर डेवलपमेंट हुई कंपनी लेजिस्लेशन में इंडिया में, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में हुई. और ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें बहुत सारे नए प्रोविजंस बताए गए. इसमें था रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज टू फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में के बाद गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया कंपनीज एक्ट 1956. उसको फिर से रिपील किया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में. ये जो कंपनीज एक्ट 1956 में था, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन और इसने प्रोवाइड किया इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ कंपनीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंड किया गया बहुत बार, बट इट हैड सेवरल शॉर्टकमिंग्स. फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई. सो 2013 में गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 इनैक्ट किया, जिसने कि 1956 के कंपनीज एक्ट को रिपील कर दिया. सो 2013 का कंपनीज एक्ट है, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. इसमें ज़्यादा लेजिस्लेशन प्रोवाइड की है. इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, रेगुलेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की बात की गई है. इन कंक्लूजन, जो हिस्ट्री है कंपनी लेजिस्लेशन की इंडिया में, बहुत पहले से इट इज़ अ लॉन्ग एंड इवॉल्विंग प्रोसेस. इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स और अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो करंट लेजिस्लेशन गवर्निंग कंपनीज का है इंडिया में. और ये हमें सारा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कंपनीज की रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की बात की गई है. Meaning and nature of company with emphasis on its advantages and disadvantages over other forms of business organizations. कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में. इसका ऑब्जेक्टिव था लॉफुल बिजनेस कैरी करना. इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई गई फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. नाउ नेचर ऑफ अ कंपनी का नेचर कैसा होना चाहिए? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है और इसकी पावर है अपनी ओन प्रॉपर्टी और अपने डेब्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें रखे जाते हैं. इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स विद इट्स ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज. परपेचुअल सक्सेशन, एक कंपनी जो है एक परपेचुअल सक्सेशन भी है. उसका मतलब है कि ये इट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर्स चेंज और डाई. कॉमन सील, एक कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ.
एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो लायबल हैं एंड दे आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एक कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, उसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यू करेगी इवन इफ इट्स मेंबर्स चेंज और डाई। सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसका मतलब है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ईजी ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स हैं कंपनी के वो ईजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंड विच मेक्स इट ईजी टू बाय एंड सेल शेयर्स। एबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल, कंपनी में बहुत ज़्यादा लार्ज कैपिटल भी रेज किया जा सकता है बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट कंपनी का एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। हाई कॉस्ट, कोई भी फॉर्मेशन और मेंटेनेंस होती है कंपनी की एक कॉस्टली अफेयर है और इसमें बहुत सारी फ़ीस और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंपनी जो है उसको कंप्लाई करना पड़ता है बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, जैसे फिलिंग एनुअल रिटर्न्स, मेंटेनिंग अकाउंट्स एक्सेट्रा। रिस्क ऑफ नेशनलाइजेशन, कंपनी जो है वो नेशनलाइज्ड भी हो सकती है गवर्नमेंट से, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी टेक ओवर कर सकती है किसी कंपनी को। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कंपनी एक कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ से क्रिएट होता है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। अ कंपनी ऑफर्स लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट प्रॉपर्टी, जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी, हाई कॉस्ट और रेगुलेटरी कंप्लायंस एसोसिएटेड हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी इन कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, इट सेज दैट कंपनीज बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, जैसे कि ओनरशिप, लायबिलिटी, साइज एंड पर्पस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है और एक पब्लिक कंपनी हो सकती है। कंपनी जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है जिसमें मिनिमम 2 या मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी दैट इज़ ओन्ड बाय द पब्लिक विद द मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लायबिलिटी, कंपनीज दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कोई कंपनी है जो कि लायबल है उसके मेंबर से लिमिट होती है इन द एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग एंड द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी है जो कि उस लायबल है उसके मेंबर से इसके लिमिटेड हो जाता है इसका एक्सटेंट गारंटी से। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जो कंपनी जिसमें लायबिलिटी उसके मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, एक स्मॉल कंपनी हो सकती है, एक मीडियम भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। स्मॉल कंपनी जो कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा तक नहीं होता है और इसका टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोर्स, फिर एज मीडियम कंपनी का जो कैपिटल है मोर देन 50 लाख हो सकता है बट नॉट मोर देन 5 करोर्स और उसका जो टर्नओवर है नॉट मोर देन 2 करोर्स बट नॉट मोर देन 20 करोर्स। और जो लार्ज कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल जो है वो मोर देन 5 करोर्स हो सकता है बट उसका टर्नओवर मोर देन 20 करोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, चैरिटेबल कंपनी भी होती है, कंपनी जो कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्टेब्लिश की गई हो और उसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, आर्ट, साइंस या कोई अदर चैरिटेबल पर्पस हो सकता है। Section 8 company, a company established for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment या ऐसे ही कोई object लेके जो बनाई जाती है। In conclusion, we can say that companies can be classified into various types based on ownership, liability, size and purpose, and each type of company has its own characteristics and requirements. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, एक कंपनी एक लीगल एंटिटी है विच इज़ सेपरेट है अपने मेंबर से, इट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, इसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोला जाता है। ये कंसेप्ट बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी विच मीन्स दैट अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेब्ट्स एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम। सो जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है किसी भी कंपनी की, इट इज़ कॉन्फर्ड बाय लॉ
and it is distinct from the personality of its members. This means that the company can sue and be sued in its own name, and its members are not liable for its debts. लिफ्टिंग द कॉरपोरेशन व्हील, कोई भी कॉरपोरेट वेल रेफर, इसका मतलब है कि सेपरेशन बिटवीन अ कंपनीज लीगल पर्सनालिटी एंड द पर्सनालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में कोर्ट में लिफ्ट द कॉरपोरेट व्हील एंड लुक बिहाइंड द कंपनीज लीगल पर्सनालिटी टू डिटरमिन द ट्रू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. कॉरपोरेट वेल किन सर्कमस्टांसिस में लिफ्ट हो सकता है? या तो कोई फ्रॉड है या इम्प्रॉपर कंडक्ट है और कंपनी ने यूज़ किया है, कोई कमिट किया है, कोई फ्रॉड कमिट किया है या इम्प्रॉपर कंडक्ट है, या तो उस कंडीशन में कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है. एजेंसी रिलेशनशिप, इफ़ अ कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर इट्स मेंबर्स, और द कोर्ट उस कंडीशन में भी लिफ्ट कर सकता है कॉरपोरेट व्हील टू डिटरमिन द ट्रू नेचर ऑफ द रिलेशनशिप. टैक्स इवेजन, अगर कंपनी को यूज़ किया गया है टू इवेड टैक्सेस, सो द कोर्ट में लिफ्ट द कॉरपोरेट वेल. पब्लिक इंटरेस्ट, कई बार किसी सर्कमस्टांसिस में कोर्ट कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है in the favor of public interest, such as to protect employees or creditors. So the concept of corporate personality एक fundamental principle है कंपनी लॉ का, जिसमें एक separate legal entity होता है कंपनी का. लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में कोर्ट्स जो हैं वो लिफ्ट कर सकते हैं कॉरपोरेट वेल को उसका ट्रू नेचर जानने के लिए, और ये ज़रूरी भी है टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. प्रोमोटर्स, प्रोमोटर एक वो पर्सन है जो कि एक इनिशिएटिव लेता है कंपनी बनाने के लिए एंड ब्रिंग इट्स टू इट्स एग्जिस्टेंस. प्रोमोटर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है कि कंसीविंग द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, conducting feasible studies and preparing a business plan, drafting a memorandum, procuring subscribers, and making necessary arrangements for the registration of a company. Pre-incorporation contracts वो होते हैं जो कि promoters अपने behalf पे कंपनी में incorporate करता है, और ये contracts जो हैं they are not binding on the company जब तक कि वो incorporate और adopt नहीं हो जाते contract. Rules regarding pre-incorporation contracts are: no contract exists until the company is incorporated. No contract exists between the company and the other party. Promoters liability, promoter जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है पर्सनली लाइबल है उसकी परफॉर्मेंस के लिए. कंपनीज एडॉप्शन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी में एडॉप्ट द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. Ratification, if the company adopts the contract, it is deemed to have been ratified and the company becomes liable for its performance. Consequences of non-ratification, अगर कंपनी अडॉप्ट नहीं करती है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो प्रमोटर है जो कि एंटर कर गया है कॉन्ट्रैक्ट में वो पर्सनली लाइबल होगा उसकी परफॉर्मेंस के लिए. कंपनी इज़ नॉट लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी. सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंपनी की फॉर्मेशन में, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है कंपनी के फॉर्मेशन में. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है कंपनी के लिए until it is incorporated and adopted. Promoters remain personally liable for the performance till the company adopts the contract. Memorandum of Association, ये एक डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप एक कंपनी का उसके आउटसाइड वर्ल्ड से. इट आउटलाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड स्कोप्स ऑफ ऑपरेशंस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनीज के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है उसकी रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड से. इसका नेचर क्या है? ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल करना ज़रूरी है टू रजिस्टर अ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस एक कंपनी के इंटरनल वर्किंग के बताता है.
इस एसोसिएशन में डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल इट्स प्रोविजंस। इसमें शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स मीटिंग, वोटिंग, डिविडेंड्स सब आ जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें है कि ये दो सेपरेट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंट करता है। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो भी कंपनी की इंटरनल वर्किंग है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करता है। ये एक सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है, और ये उसी के साथ कंसिस्टेंट है विद इट्स प्रोविजंस। कंटेंट्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन typically contains the following: शेयर कैपिटल, जो कंपनी के शेयर कैपिटल हैं और राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, द प्रोसीजर्स फॉर होल्डिंग मीटिंग्स एंड पासिंग रेजोल्यूशंस, वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, एंड डिविडेंड्स, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग पर्पस डिफाइन करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड डिस्क्राइब करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आउटलाइन करता है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Article of Association must be consistent with the Memorandum of Association, and any provision in the Article of Association जो कि conflict करता है Memorandum of Association से, they are void. So Memorandum of Association and Article of Association together form the company's constitution and provide the framework for its governance and operations. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक कंपनीज के कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटलाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज एक प्रोविजन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कि आउटलाइन करता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ अ कंपनी। ये डिफाइन करता है कोई भी स्कोप है किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ और पावर्स। Doctrine of ultra-vires. Doctrine of ultra-vires states that any act or transaction that is beyond the powers and objects of a company as specified in its memorandum of association is void and unenforceable. ये डॉक्ट्रिन एम करती है टू प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के, क्रेडिटर्स के और अदर स्टेक होल्डर्स बाय ensuring that the company operates within its defined objectives. Examples of Ultra-Vires Act are: a company incorporated for manufacturing textiles start trading in real estate. A company authorized to operate in India starts operating in foreign countries without permission. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट करती है कि कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा है, दे आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट द कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज आर complied with. ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर्स को जो कि डील कर रहे हैं कंपनी से इन गुड फेथ विदाउट नोइंग अबाउट इट्स इंटरनल इरेगुलरिटीज। Example: a person buys shares from a company unaware that the board of directors did not authorize the sale. So जो supplier है वो deliver करता है goods to a company unaware that the purchase was not approved by the company's board. Relationship between ultra-vires and indoor management. The doctrine of ultra-vires and the doctrine of indoor management are related in that they both deal with the scope of a company's powers and activities. लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये फोकस करती है कंपनीज के एक्सटर्नल एक्शंस पे, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये फोकस करती है कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स पे। In summary, we can say that the objects clause defines a company's objectives, and the doctrine of ultra-vires ensures that a company operates within its defined objectives, and the doctrine of indoor management protects outsiders who deal with the company in good faith. Prospectus and statement in lieu of prospectus.
प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी इशू करती है इनवाइट करने के लिए पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, मैनेजमेंट एंड द टर्म्स ऑफ द इशू. कंटेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, मैनेजमेंट होगी डायरेक्टर्स की, एंड टर्म्स ऑफ द इशू एंड द रिस्क फैक्टर्स. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है और जो कि एक प्राइवेट कंपनी इशू करती है व्हेन इट ऑफर्स शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस. दिस डॉक्यूमेंट serves as an alternative. Contents of the statement in lieu of prospectus. उस पर कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स एंड टर्म्स ऑफ द इशू. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. मेन डिस्टिंक्शन इन दोनों में ये है कि प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में ये है कि प्रोस्पेक्टस तो कंपनी इशू करती है और लेकिन जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है इट इज़ इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी. नाउ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक कंपनी से इशू होता है और जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है ये प्राइवेट कंपनी इशू करती है. स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर में जो प्रोस्पेक्टस है रिक्वायर्स मोर डिटेल्ड डिस्क्लोजर देन अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. अप्रूवल जो प्रोस्पेक्टस है ये अप्रूव होना चाहिए बाय द रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस एंड अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज शेयर्स और डिबेंचर्स, but they differ in terms of the type of company that issues them, scope of disclosure and the approval requirements. Membership of company, its acquisition and termination. Membership of a company कैसे acquire कर सकते हैं? By subscription to memorandum. By subscribing to the memorandum of association, a person becomes a member of the company. Allotment of shares. By applying for and being allotted shares, person becomes a member of a company. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में भी जब शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं एक एग्जिस्टिंग मेंबर से तो पर्सन उस कंपनी का मेंबर हो जाता है. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय इनहेरिटिंग और रिसीविंग शेयर्स थ्रू अ विल और इंटेस्टेसी देन अ पर्सन बिकम्स द मेंबर ऑफ अ कंपनी. टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप कैन बी टर्मिनेटेड इन द केस ऑफ द डेथ. बैंक्रप्सी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है अगर कोई भी मेंबर बैंक्रप्ट हो जाए. रेजिग्नेशन अगर कोई मेंबर रिज़ाइन कर दे कंपनी से. बाय गिविंग नोटिस. रिमूवल कोई भी मेंबर रिमूव कर दिया जाए कंपनी से बाय रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है जब कोई भी मेंबर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे पर्सन को. राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स. Right to vote. Members have the right to vote at general meeting. Right to receive dividends. Members are entitled to receive dividends declared by the company. Right to inspect the company records. Members को ये right है कि वो company के records और accounts को inspect कर सकते हैं. Liabilities. Liabilities for unpaid shares. Members are liable to pay for any unpaid shares. And liability for company's debts. Members may be liable for company's debts in certain circumstances. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मेंबरशिप कोई भी कंपनी की है ये एक्वायर की जाती है थ्रू वेरियस मीन्स. सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. मेंबरशिप्स टर्मिनेट की जा सकती है इन द केस ऑफ डेथ, बैंक्रप्सी, रेजिग्नेशन, रिमूवल और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. Members have various rights and liabilities including the right to vote, receive dividends and inspect company records as well as liability for unpaid shares and company debts.